इस वीडियो में दोस्तों हम डीएलएड फर्स्ट ईयर हिंदी का सेकेंड यूनिट डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य और आकलन के बारे में जानेंगे। 5 नंबर का आपका ये यूनिट है और इसके सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जानते हैं इस यूनिट का पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी भाषा शिक्षण के मूल उद्देश्यों के बारे में। तो देखिए, आपको विचारों के आदान प्रदान का सुगम तथा सुलभ माध्यम भाषा है, जो वाक् इंद्रिय से निश्चित सार्थक ध्वनियों का समूह है और यह व्यवस्थित है। ये आपको देखना है। उसके बाद में आपको लिखना है इसमें कि विचारों को दूसरों के लिए व्यक्त करना, प्रदान करना अभिव्यक्ति है, और दूसरों के विचारों को ग्रहण करना, समझना, आदान प्रदान करना, ये क्या है? ग्रहण करना। ये आपके इसमें मूल उद्देश्यों में आता है। उसके बाद में आपको लिखना है इसमें कि विचारों के आदान प्रदान के लिए मनुष्य निम्न 4 प्रकार की क्रियाएं करता है। पहले आपको सुनना सीखता है, बोलना सीखता है, पढ़ना और लिखना। ये कुछ क्रियाएं हैं जो कि आदान प्रदान के लिए, अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए मनुष्य जो है काम में लेता है। तो ये 4 LSRW आप इसे समझ पा रहे होंगे कौशलों के बारे में। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। आगे के जो यूनिट्स आएंगे वो इसी के ऊपर बेस्ड रहेंगे, तो आप आगे के यूनिट्स में उसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम आगे बात करते हैं। आदान अर्थात ग्रहण करना या सीखना, और प्रदान का मतलब होता है अभिव्यक्ति करना या दूसरों को विचारों के साथ साझा करना। और उसके बाद में आदान में सुनना व पढ़ना क्रिया होती है, और प्रधान में बोलना और लिखना क्रिया होती है। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपको आगे ध्यान रखना है भाषा के मूल उद्देश्यों के बारे में। भाषा के मूल उद्देश्य में दोस्तों 4 क्रियाएं आती हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। LSRW दोस्तों इसका क्रम रहता है, LSR और W यहाँ पर रहता है। और ये क्रम दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। आपके इंग्लिश में भी सेम टू सेम यही सारा कुछ मैटर रहने वाला है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आपको सारे पॉइंट्स समझना है ताकि आप इंग्लिश में भी आसानी से क्वेश्चन इस तरह के सोल्व कर पाओ। अगर आपको पूछता है भाषा के मूल उद्देश्यों के 4 उद्देश्यों के बारे में बताइए, तो आपको चारों लिख देना है। और उसके बाद में देखिए, इनके बारे में डिटेल में थोड़ा सा और जानते हैं। सुनने के बारे में जानते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट आपको इसमें ऐड करना है कि भाषा के सभी ध्वनि रूपों के शुद्ध उच्चारण को समझना। और दूसरा है विषय वस्तु में आए विचारों, भावों, घटनाओं, तथ्यों आदि के प्रसंगानुसार संबंध स्थापित करते हुए समझना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर थर्ड पॉइंट है विषय वस्तु केंद्रीय भावों, प्रमुख विचारों और निष्कर्षों को समझना। सुनने के शिष्टाचार का पालन करने की क्षमता का विकास करना। शिष्टाचार पूर्वक सुनने में बालक की निम्न प्रकार की शारीरिक स्थिति रहती है। तो क्या स्थिति रहती है उसके बारे में जानते हैं। तो श्रोता बालक के वक्ता की ओर मुंह करके बैठे। और उसके बाद में सेकंड है श्रोता चुपचाप ध्यानपूर्वक अर्थ ग्रहण करते हुए सुने। थर्ड पॉइंट है सुनते समय मुंह फेर कर बैठना, साथी से वार्तालाप वाद विवाद न करें। और श्रोता वक्ता के सम्मान का ध्यान रखे और वक्ता को अनावश्यक परेशान ना करे। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको शिष्टाचार पूर्वक सुनने में जो बालक है उसको सहायक रहते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपके पॉइंट है बोलना, और बोलने में आपको कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं। तो देखिए, पहला है शुद्धता, स्पष्टता तथा उतार चढ़ाव व उचित हाव भाव का निर्वाह करते हुए समूह में अथवा अलग से सहज रूप में प्रभावी ढंग से बोलने की क्षमता रखना। अगर आपको बोलने की परिभाषा टाइप इस तरह से कुछ पूछता है कि बोलना कौशल के बारे में बताइए, तो आपको इस तरह से ऐड करना है। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट है परिचित विषय, घटना तथा परिस्थिति का अपने ढंग में वर्णन या विवरण करने की क्षमता का विकास करना। ये सेकंड पॉइंट आपको ऐड करना है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है इसका समय समय पर प्रसंगानुसार बोलने के शिष्टाचार का पालन करते हुए मौलिक रूप से तर्कपूर्ण विचार प्रकट करने की क्षमता का विकास करना। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और चौथा पॉइंट है अभिनय अथवा भूमिका निर्वाह करते हुए पात्रानुसार संवाद बोलने के कौशल का विकास करना। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपके पढ़ना का। पढ़ना में देखिए, आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट है भाषा तत्वों के प्रसंगानुसार विश्लेषण करते हुए समझना। दूसरा पॉइंट है विषय वस्तु में आए विचारों, भावों, घटनाओं, तथ्यों आदि में प्रसंगानुसार संबंध स्थापन करते हुए समझना। इसके बाद में अगला पॉइंट है विषय वस्तु के सारांश, केंद्रीय भावों और निष्कर्षों को समझना। चौथा पॉइंट है बाल शब्दकोश को समझने की क्षमता का विकास रखना। उसके बाद में स्तरानुकूल पाठ्येतर, कहानियां, सचित्र, पुस्तकें आदि साहित्य को समझकर पढ़ने की क्षमता का विकास करना। ये पॉइंट्स आपको पढ़ना में ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट है आपके लिखना, और लिखने में आपको कुछ पॉइंट्स और ध्यान रखने हैं। तो वो पॉइंट्स हैं कि अक्षरों व शब्दों को सही आकार, उचित क्रम, पर्याप्त अंतर को समझते हुए लिखने की क्षमता का विकास करना। लिखने में आपको ऐड करना है पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है देखकर और सुनकर सुस्पष्ट, सुंदर, शुद्ध रूप में उचित विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए लिखने की क्षमता का विकास करना आपका दूसरा पॉइंट है।
और थर्ड पॉइंट दोस्तों आपको इसमें ऐड करना है कि सरल रूपों, प्रार्थना पत्रों, निबंध, वर्णन, विवरण आदि को सरल अनुच्छेदों में रचना करते हुए लिखने की क्षमता का विकास करना। और इसके बाद में आपका चौथा पॉइंट आता है मौलिक रूप से तथा तर्कपूर्ण ढंग से सरल वर्णन, विवरण, निबंध, प्रश्नोत्तर, सारांश, कहानी, कविता आदि को लिखने की क्षमता का विकास करना। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको इन चारों कौशलों के बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों अगला आपके महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी भाषा शिक्षण का महत्व क्या रहता है। तो यहाँ पर देखिए, राजस्थान में हिंदी भाषा अध्ययन का माध्यम है। इस दृष्टि से बच्चों को हिंदी का ज्ञान कराना आवश्यक है। यदि बच्चे का अधिकार भाषा पर नहीं हो तो वह ज्ञान के अन्य स्रोतों को भी प्रगति नहीं कर पाएगा। भाषा ही चिंतन का आधार है। ये आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं। इसके बाद में हम कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करते हैं इसमें। तो यहाँ पर आपको पहला पॉइंट लिखना है महत्व में व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास यहाँ पर होता है। तो बच्चा प्राय भाषा अपने परिवार से, आस पड़ोस से, स्कूल के भीतर सीखता है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला है इसलिए वह अच्छे व प्रभावी ढंग से अपनी बात कह पाता है, समझ पाता है। इस प्रकार बच्चा भाषा द्वारा देखे गए वातावरण में जीता है। और इसके बाद में सेकंड पॉइंट है सामाजिक व सांस्कृतिक एकता में सहायक। तो भाषा के माध्यम से बच्चा अपने परिवार को बेहतर तरीके से जान पाता है और उसके बाद में रहन सहन, रीति रिवाज, वेशभूषा, साहित्य इत्यादि के बारे में भी जान पाता है। जैसे उठना, चलना, फिरना, खाना पीना आदि सीखता है, वैसे ही वह भाषा को सीखता है और उसे अपने उपयोग के अनुरूप ढाल लेता है। तो इस तरह से ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और थर्ड पॉइंट है यहाँ पर शिक्षा प्राप्ति का मुख्य आधार। तो पाठ्यक्रम में हिंदी को आधारगत विषय के साथ साथ माध्यम के रूप में भी रखा जाना अपेक्षित है। भाषा के इतर विषयों के ज्ञानार्जन का माध्यम भी हिंदी है। किसी विषय को सीखने का अर्थ होता है उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी शब्दावली को सीखना, उसके बारे में आलोचनात्मक ढंग से चर्चा करना और उसके बारे में लिख सकना। अतः बच्चा सभी विषयों को इस भाषा के माध्यम से अच्छी तरह से सीख लेता है। अतः हिंदी ज्ञानोपार्जन का साधन है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों आपके अगला महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है भाषा बच्चों का सांस्कृतिक विकास कैसे करती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऐड करना है कि भाषा की प्रत्येक विषय वस्तु का संबंध हमारी संस्कृति से है और भाषा के माध्यम से ही हम अपनी संस्कृति के मूल्यों की पहचान कर सकते हैं। भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है अभिवृत्ति का विकास करना। ये इसका शिक्षण का एक उद्देश्य है। अभिवृत्ति से तात्पर्य है जीवन मूल्य का निर्माण करना। भाषा की विषय सामग्री में प्रकृति, प्रेम, लिंग समानता, शांति, स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, उसके बाद में आपको लिखना है कि प्रस्तुत करती है सकारात्मक दृष्टिकोण को और उससे बच्चों में सांस्कृतिक विकास होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों हम कुछ कौशलों की बात करते हैं। तो यहाँ पर सुनने के कौशल की पहले बात करेंगे। सबसे पहले लिसनिंग आता है। तो यहाँ पर सुनने के कौशल का विकास करने के लिए अध्यापक को किन गतिविधियों का उपयोग करना चाहिए। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखना है पाठ्यपुस्तक में दिए गए चित्रों, दृश्यों के अनुसार मूर्त वस्तुओं को छोटे छोटे सरल वाक्यों में परिचित शब्दावली में वर्णन करें। वर्णन में रूप, रंग, आकार आदि पर बच्चों के साथ खुलकर के चर्चा करनी चाहिए। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है दो दो तीन तीन चित्रों का एक सेट तैयार करके उन पर वार्तालाप करनी चाहिए। इसी प्रकार कहानी कथन का उपयोग करना चाहिए और मनोरंजक तरीके से सरल कहानी सुनानी चाहिए बच्चों को। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है सरल एवं लघु कहानी चित्रों को दिखाते हुए सुनाएं और अभिनय करते हुए तथा ताल व लय मिलाकर के बालगीत आपको सुनाना चाहिए शिक्षक को। उसके बाद में पांचवा पॉइंट है ध्वनि विभेदीकरण के लिए अल्प प्राण, महाप्राण, घोप, अघोप यहाँ पर ध्वनियों को स्पष्ट बोल करके अभ्यास करवानी चाहिए शिक्षक के द्वारा यहाँ पर। और उसके बाद में छठा पॉइंट है कविता का उचित आरोह अवरोह व लय के साथ आदर्श वाचन करें तथा सामूहिक अनुकरण वाचन करवाएं। कक्षा में जब भी समय मिले बार बार अभ्यास करवाना चाहिए। और सातवां पॉइंट है समय समय पर बच्चों को श्रुतलेख करवाना चाहिए। एक बार पूरे गद्यांश को पढ़ करके सुनाएं तत्पश्चात दो दो तीन तीन शब्दों को एक साथ बोल करके 2 या 3 बार दोहराएं ताकि बच्चे अच्छे ढंग से सुन सकें। उसके बाद में दोस्तों अगला है आठवां पॉइंट परिचित विषय या घटना का अध्यापक स्वयं कथन करें जिससे बच्चे ध्यानपूर्वक सुन सकें। इसके बाद में दोस्तों अगला आपका आ जाता है बोलने के कौशल का विकास करने के लिए अध्यापक को किन किन गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए। हमने अभी सुनने के कौशल के बारे में जान लिया है, अब हम जानेंगे बोलने के कौशल के बारे में। तो आप आगे देखिए। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि बच्चों के साथ अनौपचारिक वार्तालाप में उनकी अपनी भाषा में बातचीत करनी चाहिए। पाठ्यपुस्तक के आरंभिक पृष्ठों में जो चित्र है उन पर खूब वार्तालाप करें। चित्रों को दिखा करके छोटे छोटे प्रश्न करें और बालकों को बोलने के लिए अवसर देवें। हो सके तो उन्हें सकारात्मक पुनर्बलन से प्रेरित भी करना चाहिए। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है
परिचित मूर्त वस्तुओं, चित्रों को लेकर के वार्तालाप करनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट है छोटे-छोटे वाक्यों के अभ्यास से बच्चों को बोलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और चौथा पॉइंट है छोटी कहानियाँ, चुटकुले सुनाने को कहें, बाल गीत सुनाने को कहें। और आगे पाँचवाँ पॉइंट है कि बाल सभा में कहानी, घटना वर्णन, कविता, पाठ आदि का प्रस्तुति के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट आपके है छठा पॉइंट, कक्षा ने एकांकी व नाटक आधारित पाठों की संवादों को कंठस्थ या याद करा करके अभिनय का अभ्यास करवाया जाना चाहिए, ताकि बोलने की झिझक और संकोच दूर हो बच्चे का, है ना। और उसके बाद में अगला पॉइंट है दोस्तों आपका सातवां पॉइंट, राष्ट्रीय पर्वों, उत्सवों, जयंतियों के अवसर पर बच्चों को बोलने के लिए पूर्ण अवसर देना चाहिए। उसके बाद में आपका अगला कौशल आ जाता है पठन कौशल, और पठन कौशल के विकास के लिए अध्यापक किन-किन गतिविधियों का आयोजन कर सकते हैं। तो इसमें हम जानेंगे, पहला पॉइंट है चित्रों के पठन से शब्दों के पठन पर जोर देना चाहिए। एक-एक वस्तु का चित्र दिखाएँ, फिर उनसे उनके नाम को लिखा करके उनसे पढ़ने के लिए कहें। जैसे आम, गाय, बकरी, ऊँट इत्यादि के चित्रों के नीचे ये शब्द लिख कर के पढ़ने का अभ्यास करवाना चाहिए। उसके बाद में अगला पॉइंट है आपके शब्द पठन के पश्चात वाक्य पठन पर जोर दें। पठन की प्रक्रिया छोटे-छोटे तथा सरल वाक्यों से प्रारंभ करें। और उसके बाद में थर्ड पॉइंट है, अब अर्थ सहित वाक्य पठन करने के लिए योग्यता विकसित करने के लिए अभ्यास भी करवाएँ। और उसके बाद में प्रसंगानुसार पूर्व संबंध स्थापित करते हुए पठन करना चाहिए। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका चौथा पॉइंट, पठन शिक्षण में सस्वर वाचन तथा मौन वाचन सम्मिलित है। सस्वर वाचन के अंतर्गत आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, समवेत वाचन आदि आते हैं। उसके बाद में पांचवा पॉइंट है, सस्वर वाचन के अभ्यास के बाद पठन की अंतिम स्थिति मौन वाचन है, जिसमें बच्चा पठन का स्वयं ही अभ्यास करता है और अध्ययन को अभ्यास के द्वारा सीख लेता है। उसके बाद में छठा पॉइंट है, आपके अतिरिक्त या पूरक सामग्री का मौन वाचन करवाएं, पश्चात उस पर चर्चा भी करवाएं। ये आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। इसके बाद में आपके आ जाता है लेखन कौशल। लेखन कौशल के विकास के लिए कौन-कौन सी गतिविधियों का आयोजन करवाना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट है आपके छोटी कक्षाओं में वर्णों के विकास पर ध्यान दें। 2 लाइन कॉपियों में बिंदु रेखित वर्णों पर पेंसिल से अभ्यास करवाएँ तथा आवश्यक संशोधन करवाएँ। उसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट है आपके सेकंड पॉइंट में आपको करना है ऐड, यहाँ पर छोटे-छोटे प्रश्नों के उत्तर लिखने का अभ्यास करवाया जाना चाहिए। और थर्ड पॉइंट है, कक्षा 3 के बाद में सुलेख का अभ्यास करवाया जाना चाहिए। प्रत्येक बच्चे की सुलेख कॉपी में अध्यापक स्वयं एक वाक्य लिखे और तत्पश्चात ही बालक को लिखने के लिए कहना चाहिए। उसके बाद में चौथा पॉइंट है, अनुलेख, श्रुतलेख, प्रतिलेख आदि का अभ्यास भी करवाना चाहिए। और उसके बाद में अगला पाँचवाँ पॉइंट है, लिखने के लिए बैठने की व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, वर्ण लेखन के चरण, शिरोरेखा, वर्णों व शब्दों के मध्य उचित अंतर, वर्णों का सही व समान आकार का ध्यान रखा जाए, लिखावट के दोष का बोध कराया जाना चाहिए व सही लेखन का अभ्यास भी करवाया जाना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों छठा पॉइंट आता है आपके अध्यापक लिखने के कौशल का अभ्यास कराने से पूर्व श्यामपट्ट पर लिख करके उनका अभ्यास बच्चों से करवाएं, ताकि बच्चे जो है उन सभी पॉइंट्स को ठीक से समझ पाएं। अब आप देखिए कोई कठिन वर्ड आ जाता है, तब आप बच्चों को अगर ठीक तरीके से उसका संधि विच्छेद करके बोर्ड पर लिख करके नहीं समझाएंगे, तो बच्चे बोलने से ही उसको नहीं समझ पाएंगे। तो पूरा डिटेल में आपको उस वर्ड को एक्सप्लेनेशन करके समझाना होगा, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट आता है आपके आकलन का। और आकलन के बारे में दोस्तों आपके प्रश्न पूछा जा सकता है कि आकलन क्या है, कैसे है, थोड़ा संक्षेप में लिखिए। तो इस तरह का प्रश्न अगर आपके आता है तो आपको इसमें ऐड करना है कि आकलन शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। और यहाँ पर आकलन का उद्देश्य आपको पूछ सकता है कि सभी बच्चे को सीखने के लिए प्रेरित करना, सीखने का एक प्रोत्साहन देकर के माहौल बनाना और प्रत्येक बच्चे की क्षमता, उम्र और स्तर को ध्यान में रखते हुए उसे एक निश्चित स्तर तक पहुँचाने में मदद करना। तो ये कुछ उद्देश्य आपको ध्यान रखना है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आकलन को सीखने के साधन के रूप में देखना होगा, न कि सीखे गए जाँच के उपकरण के रूप में। बच्चों ने सीखा है या नहीं, और अगर सीखा है तो कितना सीखा है, मात्र यह जाँच लेना आकलन नहीं है। वास्तव में कैसे सीख रहे हैं, क्या नहीं सीख पा रहे हैं और क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, सिखाने के कौन से तरीके से उन्हें आनंद आएगा, और यह सब जानना आकलन की प्रक्रिया का हिस्सा है। इसलिए आकलन को इसे सीखने सिखाने की प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आपको आगे इसमें ऐड करना है कि भाषा के संदर्भ में आकलन के 3 उद्देश्य हो सकते हैं। पहला उद्देश्य है बच्चों की भाषाई समझ का आकलन। दूसरा है विभिन्न संदर्भों में भाषा का उपयुक्त इस्तेमाल करने के कौशलों का आकलन। और थर्ड पॉइंट है भाषा की सौंदर्य को सराह पाने की क्षमता का आकलन। तो ये कुछ पॉइंट्स दोस्तों आपको इस यूनिट में ध्यान रखने हैं। आई होप दोस्तों आपको ठीक तरीके से सारी बातें समझ में आई होगी।
फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स रहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। और इसके आगे के यूनिट देखने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जहाँ से आप बाकी यूनिट्स जो हैं इसके आसानी से देख पाएँगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले यूनिट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।